लेकिन सही बात यह है कि भारत में शिक्षा 1830 में शुरू हुई और उसका विरोध हुआ। ब्राह्मण जो पूना के थे उन्होंने उसका विरोध किया कि आप ये मनुस्मृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, या ऐसा आप नहीं कर सकते कि साहब शिक्षा आप सबको दे दें। और ये अंततः ये मामला प्रिवी काउंसिल में गया और 7 मार्च 1835 को अवार्ड आया। उसके ऊपर लॉर्ड विलियम अवार्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें यह था कि भारत में साइंस और कल्चर की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में सबको दी जाएगी, जो लेना चाहता है उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदारी दी गई, 1 लाख का बजट दिया गया। इसीलिए लॉर्ड मैकाले का विरोध करते हैं लोगों ने, क्योंकि उन्होंने आम जन को पढ़ाने की व्यवस्था की। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी बामसेफ से सेवानिवृत्त लोगों ने ही बनाई है और हमारे आइडियल जो हैं बाबा साहब हैं। मुद्दे कहाँ हैं समाज में? वो तो मतलब एक पार्टी जो है वो धर्म की बात कर रही है, दूसरी जो है उनकी कमियों की बात कर रही है जो धर्म में सत्ता में रहे हैं। तो अभी ज़रूरत तो इस बात की है कि हम बेसिक मुद्दों पर जाएं। बेसिक मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और जो योग्य व्यक्ति हों उनको चुना जाना चाहिए। कि विश्व गुरु वो कहलाता है जिस राष्ट्र का शिक्षा का स्तर सबसे ऊपर हो, सर्वोत्तम हो, वही विश्व गुरु कहलाता है। वजन घटाए, बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। सर पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शेषराज सिंह पंवार, गांव तो यहीं पैदा हुआ हूँ, मवी कलाम। और मैं मतलब यहीं गवर्नमेंट कॉलेज सहारनपुर से हाई स्कूल किया 1965 में, और रुड़की KL पॉलिटेक्निक से 1968 में डिप्लोमा किया। उसके बाद जॉब में चला गया और मैं PWD सिंचाई विभाग और PWD में काम किया। अधिकतर उत्तराखंड में रहा और वैसे प्लेन्स के 1-2 ज़िले ही मैंने वो किए हैं। और अभी भी मैं स्टिल आज भी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी करता हूँ। जो बड़े बड़े पुल बनते हैं उत्तराखंड में, उनमें मैं उनकी प्लानिंग और उनका डिज़ाइन और उनकी कंस्ट्रक्शन कराने में गाइडेंस देने का काम करता हूँ। और मैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, पहले मैं 2002 से 2009 तक बामसेफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। 2009 में मैं रिटायर्ड हो गया था, सेवानिवृत्त हो गया था। उसके बाद में इंसाफ में और भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी में मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। सर, जो सहारनपुर देहात से आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं मेवालाल जी, उनके बारे में आप क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, मैं भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी बामसेफ से सेवानिवृत्त लोगों ने ही बनाई है और हमारे आइडियल जो हैं बाबा साहब हैं। और चूँकि हमने उनके सिद्धांतों पर कार्य किया है और ज़्यादातर अधिकतर कर्मचारियों ने, चूँकि कर्मचारी थे बामसेफ के सदस्य, तो कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्होंने ही ये पार्टी बनाई है। आज भी हमारा आइडियल बाबा साहब हैं और बामसेफ की विचारधारा के मतलब हम तहत ही काम करते हैं। तो हमारे जो हमने देखा है कि जहां हमने टेस्टेड को ही लोग लगाया, क्योंकि हमारा ध्येय जो है सामाजिक परिवर्तन प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। तो उसमें हमने जो टेस्टेड लोग हैं उन्हीं को ही हम जो है मतलब पार्टी में मतलब टिकट वगैरह जो देने के काम है या उनको लाने के माध्यम से, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो उन्हीं के माध्यम से पूरा होता है। तो हमने यहाँ सहारनपुर देहात सीट पर मेवालाल जी जो रेलवे से रिटायर्ड हैं, उनको हमने पाया कि वो टेस्टेड हैं हमारे लिए, हमारे सामाजिक काम के लिए। तो उनको हमने सहारनपुर देहात पर टिकट दिया है और हमारा जो चुनाव निशान है वो बाल्टी का है जो हमें अलॉटेड है क्या नाम चुनाव आयोग से। उसके तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनती हैं और अभी उनकी आयु भी इस योग्य है कि वो अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। अभी वो 60 में ही चल रहे हैं। तो उनको हमने यहाँ पे सहारनपुर देहात पे रखा है, मतलब ये मान करके कि वो यहाँ पे जो हमारा सामाजिक काम है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं अपील करता हूँ कि उनके लिए हमें अधिक से अधिक जितना आप समर्थन देंगे वो समाज के हित के लिए ज़रूरी है। ये मेरी अनुरोध है कि हमारा जो बाल्टी का चुनाव निशान है उस मतलब वोट देने की मेरी अपील है।
सभी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं सबके अपने अपने मुद्दे हैं, आपको जनता किस मुद्दे पे लेके वोट करे आपके कैंडिडेट? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दे नहीं हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, क्या नाम है, संविधान पे, सामाजिक न्याय के ऊपर जो है हम केवल हमारे मुद्दे ही 4 यही हैं, इन पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो सबसे अहम मुद्दा है उनके ऊपर मुद्दे कहाँ हैं समाज में? वो तो मतलब एक पार्टी जो है वो धर्म के बात कर रही है, दूसरी जो है उनकी कमियों की बात कर रही है जो धर्म में सत्ता में रहे हैं। तो अभी ज़रूरत तो इस बात की है कि हम बेसिक मुद्दों पर जाएं, बेसिक मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और जो योग्य व्यक्ति हों उनको चुना जाना चाहिए। शिक्षा की आपने बात की है, शिक्षा हमारा जो मेन मुद्दा है, एजेंडे में भी आपकी शिक्षा है। अभी जो शिक्षा का बजट आया है जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बजट से पहले हमें शिक्षा का ये सोचना होगा। ये बजट तो इस साल 104 लाख करोड़ का जो बजट आया है, इससे पहले तो ये 87,000 ही था और उससे 2 साल पहले वो 35,000 और 40,000 करोड़ के आसपास ही लाई करता था। अभी ये इसकी समस्या को समझना होगा शिक्षा की। शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण बात है कि हम कहने को विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन विश्व गुरु ये स्थापित मानक है पूरे संसार में कि विश्व गुरु वो कहलाता है जिसका शिक्षा, जिस राष्ट्र का शिक्षा का स्तर सबसे ऊपर हो, सर्वोत्तम हो, वही विश्व गुरु कहलाता है। एक समय था जब तक्षशिला और थे हमारे, तब हम विश्व गुरु थे क्योंकि हम सारे संसार, हाँ, नालंदा तक्षशिला के समय में हम सारे संसार को शिक्षा दे रहे थे, तब हम विश्व गुरु थे। आज हम शिक्षा स्वयं नहीं अपनी व्यवस्था कर पा रहे। इसको समझने के लिए हमें बेसिक से जाना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात आरंभ होती है, मैं बाबा साहब से ही शुरू करता हूँ। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। क्यों माना गुरु? क्योंकि बाबा साहब को जो करना था उसमें शिक्षा सबसे सर्वोपरि थी। तो शिक्षा के लिए उन्होंने देखा कि जो मैं करना चाह रहा हूँ ये शुरुआत तो ज्योतिबा फुले ने की है, ये सावित्रीबाई फुले ने की है। इसीलिए बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को अपना सामाजिक गुरु माना। अब ज्योतिबा फुले के बारे में भी लोग बाग जो है मतलब ज़्यादा परिचित नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को, चूँकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का महिलाएं हैं, इससे भी पहले अगर हम जाते हैं तो शिक्षा भारत में 1830 से आरंभ होती है। 1830 में पूना में 4 स्कूल खोले गए। उसमें एक गलती कर दी उन्होंने, या हमारे लिए समाज के लिए तो हित की बात वही हुई कि उन्होंने वो शिक्षा सबके लिए उपलब्ध करा दी। उससे पहले की जो शिक्षा उपलब्ध थी वो मनुस्मृति के अनुसार केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था और के लिए अलाउड नहीं थी। और कहने की बात है, लोग कहते हैं कि साहब वो गुरुकुल थे या ये थे वो था। अगर महाभारत वैसे काल्पनिक ग्रंथ है, लेकिन महाभारत को भी पढ़ो तो उनके जो 5 वो हैं पांडव, उनको क्या शिक्षा दी गई? एक को भाला चलाना सिखा गया, एक को तीर चलाना सिखा गया, एक को गदा चलाने सिखाई गई। तो वो मतलब शास्त्र के चलाना ही सिखाया, लड़ना ही सिखाया गया। तो वो से शिक्षा क्या कहेंगे हम उसे, मतलब लड़ना के लिए? तो ये वो कहने की बातें हैं, हालांकि वो भी सब काल्पनिक है। लेकिन सही बात ये है कि भारत में शिक्षा 1830 में शुरू हुई और उसका विरोध हुआ। ब्राह्मण जो पूना के थे उन्होंने उसका विरोध किया कि आप ये मनुस्मृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये ऐसा आप नहीं कर सकते कि साहब शिक्षा आप सबको दे दें। और ये अंततः ये मामला प्रिवी काउंसिल में गया और 7 मार्च 1835 को अवार्ड आया। इसके ऊपर लॉर्ड विलियम अवार्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें यह था कि भारत में साइंस और कल्चर की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में सबको दी जाएगी, जो लेना चाहता है उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदारी दी गई, 1 लाख का बजट दिया गया। इसीलिए लॉर्ड मैकाले का विरोध करते हैं लोगों ने, क्योंकि उन्होंने आम जन को पढ़ाने की व्यवस्था की। अभी ये वहाँ से अभी और भी मतलब ऐसे ही लगता है लोगों को। 1881 की जनगणना में पूरे देश में केवल 450 लोग जो है हाई स्कूल पास थे। पूरे देश के अंदर, पूरे देश में हाई स्कूल पास केवल 450 थे। तो जो विरोध करने वाले थे पूना में, वो उसमें से 240 थे ठीक ब्राह्मण। जो शिक्षा का विरोध कर रहे थे वही उसमें आधे से ज़्यादा थे जी। तो ये तो अलग बात है। लेकिन सही ये है कि हम 1881 के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज जो हालत है हमारी, आज हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा सभी कहते हैं भाई शिक्षा होनी चाहिए।
लेकिन शिक्षा को ये क्वांटम नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज भारत में 32 करोड़ छात्र हैं, चाइना से भी ज़्यादा हैं। चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन स्टूडेंट हमारे यहाँ छात्र ज़्यादा हैं। पावर ज़्यादा है। हाँ, अब 32 करोड़ छात्रों के लिए 1,04,000 करोड़ का बजट प्रोविजन है। ये तो ऑथेंटिक है, इसी साल का है, इससे पहले तो और भी कम था। अभी इसका मतलब 3200 रुपये साल के एक छात्र के हिस्से में आते हैं। 3200 का मतलब 12 महीने 260-270 रुपये महीना हो गया। अब वो 270 रुपये भी औसत है पीएचडी से लेकर प्राइमरी तक के छात्र का, सभी का। अभी आप इसमें क्या शिक्षा दे सकते हैं आज की परिस्थितियों में, और कहाँ हम उसको प्रायोरिटी को रख रहे हैं। अभी इसके साथ साथ विडंबना और है, जो 32 करोड़ छात्र हैं इसमें से 22 करोड़ सरकारी स्कूलों में हैं और 10 करोड़ निजी में हैं। उन 10 करोड़ की हम औसत अगर निकालते हैं, उनका जो टोटल फीस का जो स्ट्रक्चर है वो 7 लाख करोड़ का है। ठीक। तो जो 10 करोड़ जो फीस दे रहे हैं वो 7 लाख करोड़ की है। तो वो 7 लाख करोड़ रुपए अगर हम सरकारी स्कूलों का स्तर ठीक किया होता या हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी होती, तो वो 2 लाख 3 लाख करोड़ में बहुत आराम से 32 करोड़ छात्रों के लिए मैनेज हो सकती है। उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और वो वैसा वर्षा भी होता, क्योंकि हम जो संपदा है उसका प्रयोग कर पाएंगे। अभी जो आपने जो लोग प्राइवेटाइजेशन किया, स्कूल खोले, उसमें अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और लैब नहीं है, उसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, तो हम इंजीनियर तैयार नहीं कर रहे। सिर्फ जो एक युवक को हम जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो जो रोजगार है भी वो स्तरहीन है, जो शिक्षा है वो स्तरहीन है। लेकिन मैं दूसरी चीज़ की बात करता हूँ, हम जो इसके साथ साथ ये तो जो हमारा 7 लाख करोड़ है ये हम भारत में ही खर्च कर रहे हैं, या 1 लाख करोड़ सरकार खर्च कर रही है, 8 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा भारत का करीब 9 लाख छात्र जो हैं वो विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जी। और एक छात्र के ऊपर 50 लाख रुपये साल का औसत आता है। तो हम दोनों को गुणा कर देखते हैं तो 4.5 लाख करोड़ के करीब जो है हम विदेशों में खर्च कर रहे हैं। भारत की ही संपदा है और वो डॉलर में जाती है, विदेशी मुद्रा में जाती है। बल्कि एक सबसे बड़ा कारण हमारा जो है विदेशी मुद्रा का जो दर बढ़ रही है डॉलर की, उसका सबसे बस 3 ही कारण है। उसमें फ्यूल जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, तेल और हमें चाहिए, हमें डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। लेकिन जो 2 उसके बाद के हैं, नंबर 2 और नंबर 3 जो हैं, वो 4.5 लाख करोड़ तो हम शिक्षा में खर्च कर रहे हैं। जो हम अगर हम भारत में 1 साल के भी खर्च कर देते तो एक जवाहर नवोदय विद्यालय 50 करोड़ में बन जाता है, 50-60 करोड़ की लागत आती है। 1000 नवोदय विद्यालय हर साल तैयार हो सकते हैं जी। और इसके अलावा और दूसरा इफेक्ट आता है, तीसरा हम सोने पर खर्च कर रहे हैं 3 लाख करोड़ रुपए के करीब जो है, और जो अब बढ़े हुए दर हैं तो वो मतलब 6 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। वो फ्यूल से भी ऊपर चला गया। जो हमारे जो 50,000 रुपये का जो रेट है 10 ग्राम का, इसके हिसाब से हमारा 6 लाख करोड़ का सोना खरीद है। और सोना खरीद के बारे में गलतफहमी है लोगों को। सोना खरीद को गलतफहमी में ये मानते हैं लोग कि ये गहनों के लिए होता है। नहीं जी। पूरे संसार में 2250 टन सोना पैदा होता है जी। ताज्जुब होगा कि उसमें से 1200 टन भारत में आ रहा है। इस गरीब देश में 1200 टन सोना आता है और वो 1200 टन गहनों में नहीं जाता जी। गहनों में तो 80-85 टन अधिकतम 100 टन जाता है जी। वो बाकी सारा गलत काम के लिए प्रयोग हो रहा है। उसके बल पे सारे दुनिया में संसार में इंडस्ट्री जो भारत ने लगाई है वो सारी इसी तरीके से लगाई हैं। सोना लिया मतलब डॉलर हमारा उसकी कीमत बढ़ाई जी। वो चूंकि डॉलर खरीदेंगे आप तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तेल महंगा मतलब किसान को मिलेगा, मजदूर को मिलेगा, हर एक आदमी को तेल महंगा मिलेगा। लेकिन उसका कारण सोने की खरीद, उसका कारण जो है वो विदेशों में पढ़ाई जी। इस विषय को कौन टच करेगा? हम भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हम सतही मुद्दों पे काम कर रहे हैं। सतही मुद्दों पे चाहते हैं कि मुद्दों पे चुनाव हो जी। मैं स्वयं चुनाव लड़ा लोकसभा का, 2014 भी लड़ा, 2019 भी लड़ा। मेरा उद्देश्य ही ये था कि भाई मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। तो मुद्दा इन चुनाव है, आज भी आप बात कर लो जी जी। एक पार्टी जो है वो हिंदुत्व के लिए बात कर रही है, दूसरी जो है वो उनकी कमियों पर लड़ रही है,
तीसरी तो कहीं है ही नहीं, वो पहली को या दूसरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तीसरे चौथे वाले जी, जो है जी, वो तो कहीं है ही नहीं। एक मैं ज़रूर कह सकता हूँ इसमें कि भाई हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि भाई महिलाओं को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, वो उस तरह से वो पार्टी एक प्रयास कर रही है, तो ठीक है, वो उन्हें कोई कह नहीं रहा कुछ भी, वो मुद्दों में कहीं है ही नहीं। जी। तो हम ये चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो। शिक्षा हमारा सबसे ज़रूरी है, स्वास्थ्य हमारा सबसे ज़रूरी है, आर्थिक व्यवस्था हमारी सबसे ज़रूरी है, कृषि भी उतनी ही ज़रूरी है क्योंकि 2/3 हिस्सा कृषि के ऊपर आधारित है। फिर किस दिन कृषि के बारे में बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।